हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे, अपना तैयारी सुपर टेट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करती हूँ कि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपनी तैयारी अगर शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो है कोई बाधा आए, कोई दिक्कत आए, तो ये नहीं कि हमें हिम्मत हार के छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही हमको। तो इसलिए हमें कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखना है और अच्छे से अच्छे तैयारी करना है, ताकि इस बार एक सीट पक्का करना है और सिलेक्शन ले के रहना है। लेने का मतलब कि छीन के लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सुपर टेट की साइंस की क्लास यहाँ पे है। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम पहली क्वेश्चंस की बात करते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। यकृत है, अमाशय है, लार ग्रंथि है, थायराइड है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो शरीर में सबसे पहले समझ लेते हैं कि शरीर में दो प्रकार की ग्रंथि होती तो तीन प्रकार की है। जैसे कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, दूसरी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है और तीसरा मिक्स स्रावी ग्रंथि होती है, मिक्स ग्लैंड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे यह क्या होता है कि यह पेट के दाएं भाग में होता है और ये हमारा यकृत है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है और यह कितने केजी का है? 2 केजी का होता है। समथिंग पॉइंट में कहीं अधिक 1-2 पॉइंट अधिक भी दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जो है 2 केजी का होता है ये यकृत। और कहाँ होता है? ये पेट के दाएं भाग में स्थित होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत है। ऑप्शन नंबर ए वहाँ करेक्ट होता है। अब आते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन है, कैमोट्रिसिन, टॉयलिन। तो यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। तो ये टायलिन जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वृक्क। जो वृक्क होता है, जिसको हम किडनी कहते हैं, इसका वजन होता है कितना? 135 ग्राम, 160 ग्राम, 185 ग्राम या 150 ग्राम। तो किडनी की इकाई अगर पूछता है कि किडनी की इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होता है और यह खून की शुद्धिकरण का कार्य करता है। किडनी क्या करता है? हमारे बॉडी में खून के शुद्धिकरण का कार्य करता है और यह 150 ग्राम का होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह है श्वास, श्वासोच्छ्वास, निःश्वास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, श्वासोच्छ्वास होगा। यहाँ पे जो है, जो हम सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होता है? संश्लेषण होता है, दहन होता है, प्रवर्तन होता है कि विघटन होता है? तो यहाँ पे है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होता है कि दहन होता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होता है? कि दहन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, सुक्रोज है। तो यहाँ पे पौधों का बात कर रहा है, खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो यहाँ पे जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सुक्रोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिकल पॉलीसेरिब्रम, धारणिक कैन, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है, जो अच्छा स्मेल, खराब स्मेल, ये जो गंध, दुर्गंध, ये सब किससे नियंत्रित करता है ये? तो ये धारणेंद्रिय पाल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पे फूलों के अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? यहाँ पे फूलों का जो अध्ययन होता है उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और घास का अध्ययन अगर पूछेगा तो एग्रेस्ट्रोलॉजी होगा। और फिनोलॉजी फ्रेंड्स यहाँ पे आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिनोलॉजी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, हाइपोथैलेमस में, थायराइड में, पिट्यूटरी में। तो हमारा जो है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे हाइपोथैलेमस में हमारे पूरे शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, या फिर पैराथायराइड ग्रंथि को, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे है पिट्यूटरी जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको, या एड्रीनल ग्रंथि को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, गले में, उदर में? उदर हो गया, उदर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, वक्ष में। तो यहाँ पे मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मस्तिष्क में होता है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दमा है, टीबी है, डायबिटीज़ है, ये तीनों है। तो इंसुलिन जो होता है उसकी कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डायबिटीज़ है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कौन से पोषक पदार्थ, टाइपिंग मिस्टेक है, कौन से पोषक पदार्थ शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, और हमें विटामिन से कोई ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होता। हमें विटामिन से सिर्फ उपापचयी का काम जो है इससे होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन है शरीर में गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज किस अंग से होता है? गैसों का आदान प्रदान नासिक गुहा से, फेफड़ा से, धमनी से। एक ऑप्शन नंबर ए है हृदय से। तो यहाँ किससे होता है फ्रेंड्स हमारे शरीर में गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज जो होता है किस अंग से होता है? फेफड़ा से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कि भोजन में उपस्थित शर्करा जो चीनी होता है, जो शुगर होता है, उसको माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या लाइपेज। तो यहाँ पे जो टाइलिन है जो कि हमें भोजन को पाचन में उसको पचाने में कार्य करता है, तो जो टाइलिन होता है ये क्या होता है कि जो भोजन में हमारे शर्करा जो उपस्थित होता है उसको माल्टोज में बदलने का काम टाइलिन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आँख में किस भाग के नष्ट हो जाने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वो आँख की कौन सी भाग है जो कि हम दान करते हैं? तो रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, पुपिल। तो यहाँ पे होगा आँख में किस भाग के नष्ट हो जाने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कॉर्निया। और हमें अगर दान की बात पूछा जाए कि दान कौन से आँख का कौन सा पार्ट दान करते हैं, तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि लाल रक्त कणिका जो आरबीसी का होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका में या पित्त अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लाल अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल 120 दिन होता है ये लाल रुधिर कणिका का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ग्वाइटर है, स्कर्वी है, रिकेटस है, और एक और ऑप्शन है पोलियो है। यहाँ पे मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेटस। तो यहाँ पे ग्वाइटर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो ग्वाइटर है ये होगा जिसको हम घेघा रोग भी कहते हैं, जो गले में होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। ऑक्सीजन का वहन करना, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान या ये सभी। तो यहाँ पे होगा हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का वहन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन का वहन करना होता है। अब आते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मलेरिया रोग किस परजीवी संक्रमण से होता है। प्लाज्मोडियम से, ट्राइपेनोसोमा से, पस्चुरेला से, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसके संक्रमण से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी संक्रमण से होता है मलेरिया रोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अब आते हैं मलेरिया रोग के परजीवी के वाहक कौन है। तो मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है इसी के वजह से जो है हमें मलेरिया होता है, और इसके जो परजीवी संक्रमण है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें और एक सीट ले करके रहें हम, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार सिलेक्शन तो पक्का ही है। तो कब पक्का होगा, जब हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और किसी के भी फालतू बातों के बहकावे में न आएंगे, तो जो है हमारी सिलेक्शन पक्की होगी। और एक एक पॉइंट को हमको ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को केयर करना है, बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।